चलिए, स्क्रीन दिख रही है हमारी? नहीं दिख रही है मैम। दिख रही है। ओके, अब दिख रही है ना? यस मैम। चलें, हम शुरू करेंगे आज एजुकेशन से। ठीक है, कि एजुकेशन क्या है, उसके एम क्या होते हैं, उसको तय करने के लिए एजुकेशन का जो हम करिकुलम तैयार करते हैं, टीचिंग का करिकुलम जो तैयार करते हैं हम, उसको किस तरह से तैयार किया जाता है, उसके क्या क्या मकसद होते हैं। ठीक है, ये सारी चीज हम पढ़ेंगे एजुकेशन में। चले, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो कि 2020 में बनाई गई थी, ठीक है, इसके मुताबिक ये कहा जाता है कि एजुकेशन वो बुनियादी चीज है जिससे कि इंसान अपनी पोटेंशियल को, अपनी सलाहियतों को पूरी तरह से फुल्ली हासिल कर सकता है। और एजुकेशन के जरिए जो है सोसाइटी में बराबरी लाई जा सकती है, और साथ ही साथ नेशनल डेवलपमेंट को, एक देश का जो डेवलपमेंट है उसको प्रमोट किया जा सकता है। इन सारी चीजों में किसकी जरूरत होती है? एजुकेशन की। ऐसा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में कहा गया था। उसके बाद जो है 2030 का सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एजेंडा 2030 के लिए जो था, उसमें SDG 4 में ये, जिसको लागू किया गया था इंडिया में कब? 2015 में। आप लोगों ने पढ़ा होगा हायर एजुकेशन वाले सेक्शन में। उसमें ये कहा गया कि एजुकेशन जो है उसमें ये इंश्योर किया जाएगा 2030 तक के लोगों में इंक्लूसिव और इक्विटेबल क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हो, यानी कि हर शख्स को यकसा तालीम की क्वालिटी फराहम की जाए। ठीक है, और साथ ही साथ हर शख्स को उम्र भर सीखने का मौका भी दिया जाए। किन के बारे में यहाँ पे बात हो रही है? वो लोग जो पिछड़े हुए हैं, ठीक है ना, अनडेवलप्ड हैं, गरीब हैं, जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते हैं फिलहाल जो एजुकेशन सिस्टम है उसको, उन सभी लोगों तक एजुकेशन को पहुंचाया जाए, और वैसी ही क्वालिटी पहुंचाई जाए जैसे अभी बाकी के लोगों के लिए है जो अभी तालीम हासिल कर रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम कि एजुकेशन है क्या। रॉबेल ने कहा कि एजुकेशन वो प्रोसेस है जिससे कि एक बच्चा अपने अंदरूनी सलाहियतों को इस तरह से डेवलप करता है ताकि वो अपने आसपास के बाहर के एनवायरनमेंट से एक मानी कुन तरीके से पार्टिसिपेट कर सके, हिस्सा ले सके उसमें। ठीक है, क्या है एजुकेशन? एजुकेशन वो प्रोसेस है जिससे कि एक बच्चा अपने अंदरूनी सलाहियतों को इस तरह से डेवलप करे, इस तरह से बढ़ाए कि वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट में मीनिंगफुली पार्टिसिपेट कर सके, है ना। अब देखें, यूनेस्को जो है वो वर्ल्ड टीचर्स डे मनाती है October 5 को। ठीक है, 5 अक्टूबर को मनाया जाता है वर्ल्ड टीचर्स डे, जबकि हमारे इंडिया में कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को, जो कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की बर्थ एनिवर्सरी है। आगे हम देखेंगे चंद फिलोसफीज ऑफ एजुकेशन। ठीक है, एजुकेशन में कुछ फिलोसफी दी गई है। एजुकेशन दरअसल जो है वो एजुकेशनल फिलॉसफी पर ही बेस्ड है। कई लोगों ने ये बात कही कि लोगों में तालीम किस तरह से हासिल करनी चाहिए और तालीम की बुनियाद क्या होनी चाहिए, उन सारी फिलॉसफीज को इकट्ठा करके उनसे एक माना निकाल करके जो है एजुकेशन के मकसद को तय किया गया। और टीचिंग का जो हमारा पेडागोजी करिकुलम, ये सारी चीजें होती हैं, वो इन्हीं एजुकेशनल फिलॉसफीज से आती हैं। तो हम देखेंगे कि वो क्या क्या चंद फिलोसफीज हैं यहाँ पर जो डिस्कस की गई हैं, जो कि इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले हम देखेंगे महात्मा गांधी। ठीक है, उन्होंने कहा बेसिक एजुकेशन के बारे में, और साथ ही साथ उन्होंने ये एजुकेशन सिस्टम भी लागू किया था जिसे हम वर्धा एजुकेशन सिस्टम कहते हैं। महात्मा गांधी ने बेसिक एजुकेशन के बारे में कही, यानी कि एजुकेशन जो है वो ऐसी दी जाए जो प्रैक्टिकल हो। ठीक है ना, और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से रेलिवेंट हो। क्यों? इससे क्या होगा कि हमारे अंदर जो है स्किल्स आएंगे, हुनर आएंगे, जिससे कि इंसान सेल्फ रिलायंट हो सकेगा, खुद मुख्तार हो सकेगा, और साथ ही साथ सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर सकेगा।
तो इन्होंने प्रैक्टिकल नॉलेज, स्किल्स की बात पर ज्यादा जोर दिया था कि आप वैसी चीजें सीखें जिसको अपने रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद जो है रविंद्रनाथ टैगोर, उन्होंने कहा लर्निंग इन एंड फ्रॉम नेचर, यानी कि नेचर का मतलब यहाँ पे कुदरत है, आसपास का आपका जो नेचर जिसे हम कहते हैं। उन्होंने कहा कि आप कुदरत से सीखें और कुदरत में रह के सीखें। ठीक है ना। उन्होंने किस चीज को इम्पोर्टेंस दिया था कि लर्निंग फ्रॉम नेचर एंड इंटीग्रेटिंग नेचुरल एलिमेंट इनटू एजुकेशनल प्रोसेस, कि आपका जो तालीम करने हासिल करने का प्रोसेस है, आप उसमें कुदरती चीजों को शामिल कीजिए। अपने आसपास के नेचर से सीखिए, पेड़ पौधों से सीखिए, मौसम किस तरह काम करते हैं, ये बादल क्या है, आसमान क्यों है, ये सारी चीजें देखें और इनसे सीखें। ठीक है ना। उन्होंने वैल्यू किया था आउटडोर एक्सपीरियंस को। उन्होंने कहा कि आप घर के बाहर जाएं और वहां की चीजों के साथ जो है मिले जुले और उसे एक्सपीरियंस हासिल करें और उससे सीखें, ना कि आप एक कमरे में बैठ करके क्लासरूम लर्निंग से ज्यादा उन्होंने आउटडोर एक्सपीरियंस को इम्पोर्टेंस दिया। ठीक है। इससे क्या होगा, इससे एक शख्स का होलिस्टिक डेवलपमेंट होगा। ठीक है। होल डेवलपमेंट, मुकम्मल तौर पर उसकी शख्सियत में डेवलपमेंट होगा, तरक्की होगी। इसके बाद आते हैं श्री अरबिंदो। इन्होंने इंटीग्रल एजुकेशन की बात कही। इंटीग्रल एजुकेशन से क्या मतलब था इनका, कि एक इंसान के जो मुकम्मल उसका सरापा होता है, जिसके कई पहलू होते हैं, जैसे कि उसका जिस्मानी पहलू, उसका जज्बाती पहलू, उसका उसकी जहनियत और उसकी रूह भी। ठीक है ना। इन्होंने स्पिरिचुअल पार्ट को भी औरबिंदो ने ऐड किया था। इन्होंने कहा कि ये सारे डायमेंशंस जो होते हैं एक इंसान के, ह्यूमन के, उसमें जो है हार्मनी पैदा करनी चाहिए, हम आहंगी होनी चाहिए। क्या होगा इससे, इससे जो है एक हम आहंगी तरक्की होगी, और इससे इंसान की शख्सियत में जो है एक बैलेंस बनेगा। ठीक है ना। कल्टीवेट अ बैलेंस इन द इंडिविजुअल। तो अरबिंदो ने क्या कहा कि एक इंसान के तमाम पहलुओं को लेकर के चलना है, जिसमें उन्होंने स्पिरिचुअल को भी ऐड किया था। उसके बाद जो है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है। ये क्या कहते हैं, इन्होंने कहा इंडियन फिलॉसफी पे के स्पिरिचुअल एस्पेक्ट पर फोकस करने की बात। ठीक है। इन्होंने भी स्पिरिचुअलिटी की बात कही, लेकिन इन्होंने पर्टिकुलरली स्पेसिफिकली फोकस किया इंडियन फिलॉसफीज पर, कि हमारी जो इंडियन ट्रेडिशन से रिवायत हैं, उनके जो भी फिलोसफिकल इंसाइट हैं और उनकी जो भी स्पिरिचुअल टीचिंग है, ठीक है ना, जो उनके फलसफे हैं और जो उनकी स्पिरिचुअल यानी कि रूहानियत टीचिंग है, उस उसको शामिल करना चाहिए हमारे एजुकेशनल करिकुलम में। समझ रहे हैं। इससे क्या होगा कि उन्होंने कहा कि हमें जरूरत है कि न सिर्फ हम एक बच्चे के इंटेलेक्चुअल ग्रोथ पर गौर करें, यानी कि उसकी अक्ल की तरक्की हो, बल्कि उसका स्पिरिचुअल डायमेंशन जो है उसकी भी परवरिश बहुत जरूरी है। ठीक है। इससे क्या होगा, इससे एक इंसान के अंदर कंपैशन यानी कि हमदर्दी आएगी, विजडम आएगा और साथ ही साथ सेल्फ रियलाइजेशन आएगा। तो इन्होंने किस चीज पर फोकस किया है, इंडियन ट्रेडिशन में जो बात की जाती है, फलसफा इंडियन ट्रेडिशन का जो है, इनके जो स्पिरिचुअल टीचिंग है उसको शामिल करना है हमारे एजुकेशन करिकुलम में। इसके बाद है जे कृष्णा मूर्ति। ये कह रहे हैं कि एजुकेशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग द ह्यूमन माइंड, यानी कि एजुकेशन जो है वो सिर्फ आपके नॉलेज को, इल्म को इकट्ठा करने का नाम नहीं है, बल्कि इसका क्या करना है, इससे जो है ह्यूमन माइंड को, इंसान की जहनियत जो है उसकी तब्दीली बहुत जरूरी है। ठीक है। आप इल्म हासिल करें ताकि आपकी जहन में तब्दीलियां आ सकी। उन्होंने कहा कि सिर्फ एकेडमिकली एक्सेल होने की जरूरत नहीं है, कि आप जो है क्लास में बहुत अच्छा कर रहे हैं, ये काफी नहीं है, बल्कि बच्चों के अंदर एक डीपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ठीक है। उनको अच्छी तरह से चीजों की समझ होनी चाहिए, गहराई होनी चाहिए उनके अंदर, उनकी अपनी जात को भी लेकर के और उनके आसपास की दुनिया के बारे में भी। ठीक है। तो एजुकेशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग द ह्यूमन माइंड। उसके बाद आते हैं जॉन ड्यूई। जॉन ड्यूई ने बात की एक्सपीरियंशियल लर्निंग की। एक्सपीरियंशियल लर्निंग यानी कि जो एक्सपीरियंस से हासिल की जाए। उन्होंने जोर दिया लर्निंग थ्रू डायरेक्ट एक्सपीरियंस।
यानी कि एक बच्चा जो है वो खुद से काम करे और खुद से एक्सपीरियंस हासिल करे और फिर उससे सीखे। ठीक है। उनका मानना था कि हैंड्स ऑन एक्सपीरियंसेस, यानी कि खुद से अपने हाथ के जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, और प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी जो होती है, यानी कि वो काम जिससे आप जो करते हैं आप किसी मसले को हल करने के लिए, वो बहुत जरूरी है एक मीनिंगफुल लर्निंग के लिए, और आपके अंदर जो है एक प्रैक्टिकल हुनर पैदा हो सके उसके लिए। यानी कि जैसे कि हम किताब में पढ़ते हैं ना, मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं, हमने जोड़ घटाव वहां पे सीखी, उसके बाद हम सीखते हैं कि एक अंडे का दाम इतना है तो चार अंडे का दाम कितना हुआ। तो इसके बजाय जो है आप बच्चे को दुकान पर लेकर के जाएं और वहां पे बताएं कि ये एक अंडे का दाम इतना है, तो तुम जोड़ करके बताओ कि ये चार अंडे का दाम कितना होगा। तो इस तरह से उन्होंने हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस पर ज्यादा जोर दिया लर्निंग में। इसके बाद आती है मारिया मॉन्टेसरी। मारिया मॉन्टेसरी ने कहा कि सेल्फ एजुकेशन थ्रू डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअलिटी। ठीक है। इन्होंने जोर दिया किस पर? सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग पर। इससे क्या होगा कि एक इंसान की इंफरादियत जो है उसका डेवलपमेंट होगा। अगर एक इंसान खुद से ही सीखेगा तो उसकी इंफरादियत में इजाफा होगा। उन्होंने कहा कि ऐसे एनवायरनमेंट को हमें सपोर्ट करना चाहिए जो कि एक इंसान, एक बच्चे की जो उसकी जाती तजस्सुस है उसके अंदर की, उसको आजादी मिल सके, और साथ ही साथ जो है बच्चे को मौका मिल सके कि वो अपनी पसंद की चीजों को सीखे और साथ ही साथ अपने हिसाब से सीखे, अपनी रफ्तार से सीखे। ठीक है। यानी कि जब आप बहुत से बच्चों को क्लासरूम में बिठा करके एक साथ पढ़ाते हैं तो इससे क्या होती है कि उनकी इनफरादियत कायम नहीं रहती है। टीचर ने जो बात कही वो सारे बच्चों ने एक तौर पे सीख ली। ठीक है। उनका अपना जो पर्सनल क्यूरियोसिटी है, उनकी पर्सनल तजस्सुस है, उनकी जो जाती इनफरादियत है वो वहां पर खत्म हो जाती है, मर जाती है। सबके ख्यालात जो हो जाते हैं, सबका बिलीफ जो होता है, नजरिया जो होता है वो एक जैसा हो जाता है। तो वही मॉन्टेसरी ने कहा कि हर बच्चे को अलग अलग मौका दिया जाए कि वो अपने हिसाब से उसके जो शौक हैं, उसकी जो तजस्सुस है उसके हिसाब से सीखे। ठीक है। उसके बाद अगला जो है वो है फ्रॉबेल की बात। फ्रॉबेल कहते हैं कि किंडरगार्टन, अच्छा फ्रॉबेल ने जो है किंडरगार्टन का की बुनियाद की थी। जो किंडरगार्टन स्कूल होता है ना, छोटे छोटे बच्चों का प्ले स्कूल भी जिसे हम कहते हैं, तो इसकी बुनियाद जो है फ्रॉबेल ने ही की थी। वो कहते हैं कि किंडरगार्टन फोकस ऑन सेल्फ एक्टिविटी, क्रिएटिवनेस एंड सोशल कोऑपरेशन। देखिए ये भी वही बात कहते हैं। ये कह रहे हैं कि चिल्ड्रन लर्न बेस्ट थ्रू हैंड्स ऑन एक्टिविटीज। बच्चे किसी भी काम को करके ज्यादा अच्छे से सीख लेते हैं। ठीक है। आप बच्चों को शामिल कीजिए उनकी सेल्फ एक्टिविटी में, कोई भी काम आप कर रहे हैं। ठीक है। सोशल कोऑपरेशन, जो काम घर में दूसरे लोग कर रहे हैं उसमें बच्चे को भी शामिल कीजिए। इससे क्या होगा कि जब वो खुद से करेगा चीजों को अपने हाथों से, तो उससे वो ज्यादा सीख सकेगा। ठीक है। कोलैबोरेटिव इंटरेक्शन विद पीयर्स। किंडरगार्टन क्लास में क्या होता है कि सारे बच्चे जो है वो मिल करके कोई काम करते हैं और फिर उससे सीखते हैं। ठीक है। प्ले स्कूल में क्या होता है कि वो खेल खेल के सीख रहे हैं, ना के उनके आगे किताबें रख दी जा रही है और उससे वो सीख रहे हैं। ठीक है। एप्पल वो इस तरह से समझ रहे हैं कि उनको एप्पल दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि देखो ये फल होता है। वो देख करके खुद से चीजों को पहचान कर छू कर वो सीखते हैं। तो ये चीज जो है फ्रॉबेल ने कही थी। अच्छा, तो फ्रॉबेल और जॉन ड्यूई में क्या डिफरेंस है? जॉन ड्यूई ने एक्सपीरियंस की बात कही। इन्होंने कहा कि बच्चा एक्सपीरियंस करता है। अब एक्सपीरियंस करने में जो है जरूरी नहीं है कि वो चीजों को कर ही रहा हो सकता है दूसरों को अगर करता हुआ देखेगा तो वो भी तो उसके लिए एक्सपीरियंस ही होगा। लेकिन फ्रॉबेल ने जोर दिया कि बच्चा खुद से करे, तब वो उसकी लर्निंग जो है वो ज्यादा अच्छी होगी। उसके बाद रोसू रोसू ने कहा फॉर्मल लर्निंग के बारे में। उन्होंने कहा कि हमें फॉर्मल लर्निंग की कोई जरूरत नहीं है। तो क्या जरूरत है? तो एक बच्चे का जो फितरत होती है वही उसकी टीचर होती है। उन्होंने कहा कि नेचर सर्व्स एज द प्राइमरी टीचर। एक बच्चे का फितरत जो होता है वो उसका टीचर होता है। उनका यकीन था किस चीज पर? कि बच्चे जो होते हैं उनके अंदर अच्छाइयाँ होती हैं और उनके अंदर तजस्सुस होता है। तो चूंकि वो मासूम होते हैं, अच्छे होते हैं, तो उनका तजस्सुस जो है उनका अंदरूनी, वही काफी है उनको सीखने के लिए।
तो उन्होंने क्या रिकमेंड किया कि ऐसा एजुकेशन हो जो कि बच्चों के नेचुरल इंक्लिनेशन पर फोकस करे, कि बच्चों की जिस चीज को तरजीह दे रहे हैं, जो बच्चा जो सीखना चाहता है, जो करना चाहता है, उसको वही करने दिया जाए। ठीक है। इससे क्या होगा, इससे उनका हॉलिस्टिक डेवलपमेंट होगा डायरेक्ट एक्सपीरियंस से, कि वो अपनी दुनिया से जो है चीजों को डायरेक्ट एक्सपीरियंस करेंगे और इससे उनका ओवरऑल डेवलपमेंट हो सकेगा। तो इन्होंने किस चीज को कहा, एक बच्चे की खुद की फितरत को, कि उसकी जो शख्सियत है, उसके अंदर जो फितरतें हैं, उनकी उसकी जो आदतें हैं, उसकी जो तरजीह है, ख्वाहिश है, वही काफी है उसको सिखाने के लिए। उसको जरूरत नहीं है कि किसी क्लासरूम में उसको बिठाया जाए और उसको जो है एक सिलेबस दिया जाए और कहा जाए कि ये तुमने सीखना है इसमें, और ये इसका इसका तुमने इम्तिहान पास करना है। तो ये हो गए चंद फिलोसफीज जो कि लोगों ने दी थी। समझ आ गई है आपको पूरी? यस मैम। चलिए, इसके आगे हम देखेंगे कि एजुकेशनल एम जो होता है, हमने फिलॉसफी पढ़ ली जिससे कि हमारा एजुकेशनल एम बनाया जाता है। एजुकेशन जब टीचिंग करिकुलम तैयार होता है एजुकेशन के लिए, तो उसका जो एम तैयार होता है, उसके मकसद जो बनाए जाते हैं, तो उन पे वो किन किन फैक्टर्स से, किन किन अनासर से मुतासिर होते हैं। ठीक है। कह रहा है यहाँ पे कि एजुकेशनल एम जो है वो बहुत जरूरी है। किस लिए? इन गिविंग डायरेक्शन टू यूनिक एक्टिविटीज, नई एक्टिविटी को, यूनिक एक्टिविटी को एक रुख देने में, एक सिमत देने में जो है बहुत जरूरी होता है एजुकेशनल एम। एजुकेशनल एम के बगैर जो है हम तय नहीं कर पाएंगे कि एक पर्टिकुलर क्लास में हमने सीखना क्या है, बच्चों को किस रास्ते पर ले जाना है, क्या सिखाना है उन्हें, ये चीज मुश्किल है तय करना है एजुकेशनल एम के बगैर। चलें, तो सबसे पहली चीज जो है वो है फिलॉसफी। फिलॉसफी जो है वो एजुकेशन के लिए बहुत जरूरी है। कहते हैं कि फिलॉसफी और एजुकेशन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। फिलॉसफी वो फैक्टर है जो कि डिटरमाइन करती है, वो तय करती है कि एजुकेशन का मकसद क्या होना चाहिए, और साथ ही साथ क्या होता है, एजुकेशन के जरिया हम फिलॉसफी को दूसरे लोगों तक पहुंचाते हैं। पहले फिलॉसफी ने तय किया कि एजुकेशन कैसा होगा, फिर एजुकेशन के जरिया उसे फिलॉसफी को दूसरे लोगों तक पहुंचाया जाता है। तो ये दोनों जो है साथ साथ चलते हैं, साथ साथ काम करते हैं। उसके बाद है ह्यूमन नेचर, यानी कि जब हम एजुकेशनल एम तैयार कर रहे होते हैं, तो लोगों की फितरत जो है, इंसानी फितरत को हम ध्यान में रखते हैं कि इंसान की सीखने की फितरत कैसी होती है। यहीं पर जो है हमारा साइंस वाली बात होती है। हम कहते हैं कि टीचिंग जो है साइंस भी आर्ट है, तो जहाँ पे इंसानी फितरत को जांचने परखने की बात होती है कि इंसान का किस तरह फंक्शन करता है उसका दिमाग, यहाँ पर जो है हमारा साइंस साइंस अप्लाई होता है। ठीक है, यहाँ पे रिसर्चेस किए जाते हैं। और ये जो है फिलॉसफी से भी लिंक्ड है। फिलॉसफी में जो जॉन ड्यूई है, एरिस्टोटल है, इन लोगों ने बात की है कि इंसान की फितरत कैसी होती है, इंसान किस तरह से सीखता है, उसका दिमाग किस तरह काम करता है, उसकी जहनियत किस तरह काम करती है। अगला फैक्टर जो है वो है सोशियो कल्चरल फैक्टर एंड प्रॉब्लम्स। ठीक है। कह रहे हैं कि एजुकेशन का मकसद होता है कि हमारा जो कल्चरल हेरिटेज है, सकाफत जो है हमारी, और जो रिवायत है हमारी, उसको हम बचा करके भी रखें, प्रिजर्व भी करें, और साथ ही साथ हम दूसरे जनरेशन, आने वाली जो नस्ल है, उस तक पहुंचाएं। तो ये भी मकसद होता है एजुकेशनल एम का। ये भी फैक्टर होता है जो कि हमारे एजुकेशन को असर मुतासिर करती है। अगला फैक्टर है रिलीजियस फैक्टर, यानी कि एक मौजूदा वक्त में जो हमारी रिलीजियस रिलीजियस फैक्टर का यहाँ पे ये मतलब है, जैसे हमारे यहाँ बहुत सारे इस्लामिक स्कूल्स होते हैं। वहाँ पे क्या होता है, उनका मकसद होता है कि यहाँ पे दीनी तालीम भी दी जाए और साथ ही साथ दुनियावी तालीम भी दी जाए। इसी तरह गुरुकुल हुआ करता था, जहाँ पर जो है लोगों को हिंदुत्व के बारे में भी बताया जाता था, और साथ ही साथ जो है दुनिया के बारे में भी, मतलब जो भी हमारा फॉर्मल एजुकेशन होता है, साइंस समाज जो होते हैं, उन सारी चीजों के बारे में भी बताया जाता है। तो जब हम मकसद तैयार कर रहे होते हैं हमारे एजुकेशन का, टीचिंग का, तो वहां पर हम रिलीजियस फैक्टर को भी ध्यान में रखते हैं। ठीक है। पुराने जमाने में क्या था, कह रहे हैं कि एंशियंट इंडिया में जो है बुद्धिज्म का एम्फेसिज्म बहुत ज्यादा था।
बुद्धिज्म का जोर बहुत ज्यादा था। तो उस वक्त की जो एजुकेशन सिस्टम थी उसमें हम देखते थे कि बहुत ज्यादा अहिंसा, ट्रुथ, इन सब चीजों की बात हो रही है, यानी कि बुद्धा की जो कही हुई बातें थी उन बातों को एजुकेशन में बहुत ज्यादा इंक्लूड किया जाता था। उसके बाद है पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज। ठीक है, किसी मौजूदा वक्त में जो भी सियासी हालत है किसी भी जगह की, वो भी मुतासिर करती है हमारे एजुकेशनल पैटर्न को, हमारे टीचिंग सिस्टम को। उसके बाद कह रहे हैं एक्सप्लोरेशन ऑफ नॉलेज। कहने का ये मतलब है यहाँ पर कि नॉलेज जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। हर हर रोज जो है नई रिसर्चेस हो रही है, नई बात हो रही, नई बातें आ रही हैं सामने। तो एजुकेशनल एम जो है उसको अपडेट करते रहना बहुत जरूरी है। ठीक है, कीप पेस विथ इवॉल्विंग सोसाइटल नीड्स। हमारी जो समाजी जरूरियात हैं और जो मुख्तलिफ फील्ड में जो एडवांसमेंट हो रहे हैं, नई नई बातें, नए नए रिसर्चेस हो रहे हैं, उस चीज को अपडेट करते रहना जो है मकसद होता है एजुकेशन का। उसके बाद है वोकेशनल, यानी कि आपका एजुकेशन ऐसा होना चाहिए कि लोग पढ़ने लिखने के बाद कुछ पेशा भी हासिल कर सकें ताकि उससे वो कुछ कमा सकें अपनी जिंदगी गुजारने के लिए। उसके बाद है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एंड टोटल डेवलपमेंट। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कहते हैं तहकीकुल जात को। कह रहे हैं कि एजुकेशन जो है वो हॉलिस्टिक डेवलपमेंट में, यानी ओवरऑल डेवलपमेंट, मुकम्मल तरक्की में आपको हेल्प करता है। कैसे? आपका फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल और स्पिरिचुअल, मोरल, सारी चीजों को डेवलप करता है। इससे क्या होता है कि एक इंसान को सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हासिल होता है जो कि उसका अल्टीमेट पोटेंशियल होता है। कहते हैं कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो होती है वो एक इंसान की मैक्सिमम सलाहियत होती है। यानी कि अगर एक इंसान ने हर किस्म का नॉलेज हासिल कर लिया हो, उसको सारी चीजें हासिल हो गई हो, तो उसको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हासिल होता है जो कि तहकीकुल जात है। उसे पता चलता है कि वो इस दुनिया में क्यों है, उसके मकासद क्या हैं, और वो किस तरह से अपने आसपास के लोगों को, अपने समाज को बेहतरी पहुंचा सकता है। ठीक है, तो एजुकेशन का मकसद इन चीजों को प्रमोट करना भी है। उसके बाद अगला जो हारमोनियस डेवलपमेंट, वही बात है जो कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में कही जा रही है। ये महात्मा गांधी ने कही थी कि आपका जिस्म, दिमाग और आपकी रूह, सारी चीजों का जो है ऑल राउंड डेवलपमेंट होना चाहिए बच्चे में। ये ध्यान में रख करके एजुकेशन सिस्टम बनाया जाए। अगला है मोरल और कैरेक्टर डेवलपमेंट, यानी कि एक बच्चे का अखलाकी और किरदारी भी तरक्की होनी चाहिए, उसके अखलाक की तरक्की होनी चाहिए, उसके किरदार की तरक्की होनी चाहिए। एजुकेशन सिस्टम ऐसा बनाया जाए। ठीक है, हर्बर्ट स्पेंसर जो है यहाँ पर कहते हैं कि एजुकेशन मस्ट इनेबल चाइल्ड टू कल्टीवेट मोरल वैल्यूज। बच्चे के अंदर मोरल वैल्यूज की कल्टीवेशन होनी चाहिए, उसकी काश्त होनी चाहिए। और उसके अंदर वर्चूज होने चाहिए। क्या वर्चूज होने चाहिए? उसके अंदर ट्रूथफुलनेस होनी चाहिए, यानी कि सच्चाई, गुडनेस, अच्छाई, प्योरिटी, करेज, ऑनेस्टी, ये सारी चीज बच्चे के अंदर डेवलप होनी चाहिए। हमारा एजुकेशन ऐसा हो। सिटीजनशिप, सिटीजनशिप कहने का यह मुराद है कि सिटीजनशिप कहने का यह मुराद है कि बच्चा एक अच्छा सिटीजन बन सके, एक अच्छा शहरी बन सके। उसकी जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यानी कि समाज की तरफ जो उसकी जिम्मेदारियां हैं, उसको वो पूरा कर सके और वो कंट्रीब्यूट कर सके अपनी कम्युनिटी में। ठीक है ना? ये भी एजुकेशन का एम होता है। उसके बाद है एजुकेशन फॉर लीजर, यानी कि एजुकेशनल एम हमारा ऐसा हो कि हम खाली वक्त में क्या काम करते हैं। ठीक है, लीजर कहते हैं खाली वक्त को। खाली वक्त में हम क्या काम करते हैं, उसकी स्किल्स और इंटरेस्ट डेवलप हो। ठीक है ना? यानी कि खाली वक्त को हम जाया ना कर दे बैठ करके इधर उधर घुमा करके, बल्कि एजुकेशन इस तरह दी जाए कि जब एक इंसान के पास खाली वक्त हो तो उसको भी अच्छी तरह से वो इस्तेमाल कर सके। तो इसके लिए बच्चों में स्किल्स डेवलप की जाए, इंटरेस्ट डेवलप की जाए, उनको हुनर सिखाया जाए, उनके अंदर नई नई ख्वाहिशात पैदा की जाए कि हाँ भाई आप ये सारी चीजें जो आप कर सकते हैं। जैसे कि कहा जा रहा है कि आर्टिस्टिक परसुएट,
यानी कि वो पेंटिंग कर सकते हैं, वो ड्राइंग कर सकते हैं, उसमें वो ऐसा काम कर सकते हैं जिससे कि समाज को भी फायदा हो। ये सारे हो गए हमारे एजुकेशनल एम। समझ गए हैं सब आप? यस मैम। ओके। कह रहे हैं कि इन ऑर्डर टू मीट द सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिक्स। ओके। इंडिया में जो है जब आजादी हासिल हुई थी उसके बाद जो है हमारा एजुकेशन सिस्टम, पहले जो है ब्रिटिश का बनाया हुआ एजुकेशन सिस्टम था, उसके बाद हमें बहुत ज्यादा काम करना पड़ा था अपने एजुकेशन सिस्टम को रीस्ट्रक्चर करने के लिए, ताकि हमारी जो अपनी, जो इंडियंस की अपनी जाती जरूरतें हैं उस वक्त की समाजी और माशी जो हालत थी उसके मुताबिक उसको बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही थी एजुकेशनल सिस्टम को रीस्ट्रक्चर करके। ठीक है ना? तो आजादी के बाद जो हमारा एजुकेशन सिस्टम बना, उसका मकसद था कि हमारी पॉलिटिकल, सोशियो इकोनॉमिकल और एजुकेशन हालत को, जरूरत को कंट्री के पूरा किया जा सके। चले, ये हो गया हमारा एजुकेशन वाली बात खत्म। आगे हम देखेंगे टीचिंग का, यहाँ से कंसेप्ट शुरू होता है। सॉरी। कंसेप्ट ऑफ टीचिंग में क्या है हमने पढ़ा था, ठीक है ना, कि ऑब्जेक्टिव हमारी टीचिंग, इफेक्टिव टीचिंग की का ऑब्जेक्टिव मकसद जो होता है वो लर्निंग होता है। कहा था ना मैंने कि लर्निंग एक टीचिंग के लिए बहुत जरूरी है। लर्निंग के बगैर टीचिंग का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट नहीं होता है। और टीचर जो होता है वो फैसिलिटेटर होता है नॉलेज का, वो नॉलेज की आप तक पहुंचाने में सहूलियत देता है आपको। ठीक है। टीचिंग एक प्लान्ड एक्टिविटी है। अच्छा, एक बात जो मैं यहाँ पे आपको ऐड करूं जो पहले मैंने नहीं कही थी, कि इफेक्टिव टीचिंग में लर्निंग तो जरूरी है ये, लेकिन उसके साथ साथ ये भी जरूरी है कि एक बच्चा आपका जो टीचिंग ऑब्जेक्टिव है उसको कितना हासिल कर रहा है, ठीक है ना, कितना वो समझ पा रहा है क्लास में, और साथ ही साथ उसको कितना एक्यूरेटली मेजर किया जा रहा है। तो इफेक्टिव टीचिंग में न सिर्फ लर्निंग इम्पोर्टेंट है बल्कि इवैल्यूएशन भी इम्पोर्टेंट है, कि जब आपकी लर्निंग को नापा जा रहा है, ठीक है ना, आपकी लर्निंग पूरी तरह से अच्छी से हो रही है या नहीं, ये जानने के लिए जरूरी है ना कि इवेलुएट किया जाए उसको, उसको नापा जाए, उसका टेस्ट लिया जाए। तो टेस्ट का भी एक्यूरेट होना बहुत जरूरी है। तो इफेक्टिव टीचिंग में लर्निंग एज वेल एज साथ ही साथ करेक्ट इवेलुएशन का भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना? टीचिंग मॉडल्स के बारे में हमने पढ़ा था, बताइए टीचिंग मॉडल्स में क्या क्या था? चलिए जल्दी बताएं। कोई भी शख्स बताए एंड्रोलॉजी कि बोला गया ना तो। हम्म। एंड्रोलॉजी, हम्म। पेडागोजी, ह्यूटोलॉजी। हाँ। अच्छा, मेरी आवाज आप लोगों को क्लियर जा रही है क्या? जी मैम। यस मैम। क्योंकि आपकी आवाज जो थोड़ी थोड़ी कट कट के आ रही है, तो इस तरह हो जाता है कि जब आपकी आवाज कट के आती है हो तो हमारी भी कट के ही जाती है। चलिए। अच्छा, पेडागोजी हमने पढ़ा था कि वो सबसे जो है आपका बेसिक होता है, छोटे बच्चों के लिए होता है। ये कन्वेंशनल अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच है, जिसमें के रट्टा मार करके लोगों को सिखाया जाता है बातें, है ना। और पेडागोजी को हम क्या कहते हैं? आर्ट एंड साइंस भी कहते हैं हमारी टीचिंग का। इसमें टीचर जो है हमारा वो मेन रोल होता है उसका। चलें आगे, हम आज देखेंगे पेडागोजी के प्रोसेस या स्टेप्स की भी बात की गई है। ठीक है। पेडागोजी हमारा मेनली कहाँ से आता है? मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग से, है ना। ये दोनों आपस में अटैच हैं एक दूसरे से। पेडागोजी बच्चों के लिए होती है और मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग भी जो होती है वो छोटे बच्चों के लिए होती है। तो मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग किसने दी थी? हर्बर्ट ने दी थी, है ना। हर्बल। हम्म। फ्रेडरिक हर्बर्ट ने मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग दी थी, और उन्होंने कहा था कि पेडागोजी के क्या क्या स्टेप्स होते हैं इसके बारे में उन्होंने बात की थी। तो ये 1906 में उन्होंने दिया था, और उन्होंने 5 स्टेप्स की बात कही थी। ये छठा स्टेप जो है हमारा, ये कभी होता भी और कभी नहीं भी होता है। एग्जाम में इससे क्वेश्चन आए भी हैं, और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस भी हैं जिसमें सिर्फ 5 स्टेप्स ही पूछा गया, और कहीं कहीं पे ये छठा भी ऐड कर दिया गया। तो क्या है ये स्टेप्स? सबसे पहला स्टेप जो है हमारा वो है प्रिपरेशन या इंट्रोडक्शन।
ठीक है, यहाँ पर क्या किया जाता है कि बच्चों को इंट्रोड्यूस कराया जाता है कि आज आपने ये पढ़ना है। ठीक है, जैसे कि हमने उस दिन पढ़ा था ना टीचिंग प्रोसेस के स्टेप्स के बारे में, तो उसमें भी था कि आप सबसे पहले जो है बच्चों को इंट्रोड्यूस करते हैं, उन्हें तैयार करते हैं कि हमने क्या पढ़ाना है, वो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हमसे। उसके बाद जो है यहाँ पर साथ ही साथ क्या किया जाता है कि प्रायर नॉलेज को भी चेक किया जाता है। ठीक है, इंट्रोडक्शन भी होगा और प्रायर नॉलेज को भी चेक किया जाएगा। प्रायर नॉलेज को यहाँ पर चेक किया जाता है पहले स्टेप में। उसके बाद दूसरा स्टेप जो होता है ये प्रेजेंटेशन का है, यानी कि हमने कोई भी चीज अब पढ़ानी है। ठीक है, जो हमारा सब्जेक्ट मटेरियल उसको हम पढ़ाएंगे। कैसे पढ़ाएंगे, यहाँ पे हम टीचिंग एड का यूज करते हैं, है ना, या फिर आईसीटी का इस्तेमाल करते हैं। प्रेजेंटेशन के बाद क्या होगा कि पढ़ाने के दौरान हम करेंगे एसोसिएशन एंड कंपैरिजन, यानी कि आप जो पहले से सीख चुके हैं उससे हम जोड़ करके आपको नई चीजें पढ़ाएंगे, एसोसिएट करेंगे। तो उसके लिए क्या चीज का क्या काम हम करते हैं, हम एग्जाम्पल देते हैं। एग्जाम्पल में वही चीजें हम बताते हैं ना जो आपको पहले से मालूम है। तो कहते हैं हम कि अच्छा फलां चीज जो थी वो होता है ये। तो एसोसिएशन हम करते हैं एग्जाम्पल के जरिए और कंपैरिजन हम करते हैं नॉन एग्जाम्पल के जरिए। नॉन एग्जाम्पल वो सारी चीजें होती हैं जो कि एग्जाम्पल नहीं होंगी। जैसे कि अगर हम जानदार और गैर जानदार के बारे में बता रहे हैं किसी को, तो हम उसको एसोसिएट कैसे करेंगे कि हर वो चीज जिसमें जो सांस लेती है, जिसमें ग्रोथ होता है, जो बढ़ती है, वो चीजें जो है जानदार होंगी। जैसे कि पेड़ पौधे, चरिंद परिंद, इंसान, वो एग्जाम्पल हो गया। और कंपैरिजन कैसे करेंगे कि वो चीजें जिसमें किसी भी किस्म का ग्रोथ नहीं होता है, जो सांस नहीं लेती हैं, खाती पीती नहीं है, जैसे कि आपके टेबल चेयर चीजें, पेन कलम, ये सारी चीजें जानदार नहीं है। तो ये क्या होगा, ये कंपैरिजन होगा और नॉन एग्जाम्पल कहलाएगा ये। ठीक है, उसके बाद चौथा स्टेप आता है हमारा जनरलाइजेशन, यानी कि हमने जो आपको सिखाया अब उसको हम जनरलाइज करेंगे कि ये आइडिया जो है ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है, ये आइडिया किन किन चीजों के बारे में, एग्जाम्पल तो आप 4 चीजों के बारे में देंगे, है ना। तो जानदार का जब हम एग्जाम्पल देके बताएंगे तो उसको जनरलाइज इस तरह से करेंगे कि हर वो चीज जो खाती पीती नहीं है, सांस नहीं लेती है और उसमें किसी किस्म का ग्रोथ नहीं होता है, हर वो चीज जो है वो जानदार नहीं होगी। ठीक है, तो ये जनरलाइजेशन ऑफ आइडिया हुआ। उसके बाद होता है एप्लीकेशन, यानी कि इस नॉलेज को जो आपने सीखा है इसको आप अप्लाई कहाँ कहाँ कर सकते हैं। ठीक है, वो आ जाएगा आपका एप्लीकेशन पार्ट में। उसके बाद आता है रिकैपिचुलेशन। रिकैपिचुलेशन को आप समझे, रिकैप। रिकैप क्या होता है, किसी भी चीज को दोहराना, रिपीट करना, यानी कि जो भी आपने सीखा है उसको रिवाइज करेंगे, रिपीट करेंगे ताकि आपको वो चीज जो है याद हो जाए। तो क्या है स्टेप्स, हर्बर्ट ने क्या क्या स्टेप्स दिया कि पहला हमको तैयार करना है बच्चों को, उनका प्रायर नॉलेज चेक करना है कि पहले से वो क्या क्या चीजें जानते हैं और क्या क्या वो आज पढ़ेंगे। उसके बाद हमने उन्हें पढ़ाना है टीचिंग एड वगैरह इस्तेमाल करके। उसके बाद जो है हमने उन्हें समझाना है एग्जाम्पल्स और नॉन एग्जाम्पल्स के बारे में। उसके बाद जो है उस आइडिया को जनरलाइज करना है कि कहाँ कहाँ जो है ये कंसेप्ट अप्लाई होता है। उसके बाद एप्लीकेशन बताना है कि वो इस नॉलेज को इस्तेमाल कहाँ कहाँ करेंगे। उसके बाद जो है इन सारी चीजों का उनको रिवीजन करवाना है। ठीक है, ये 6 स्टेप्स हो गए, इसको आप याद रख सकते हैं। P2, P और P, A G A R के जरिए। ठीक है ना, और अगर इसको ऑप्शनल कर दें तो AGA। तो या तो आप P2 आजा करके याद कर लें या P2 अगर करके याद कर लें। ठीक है, P2 आजा, यू आर कॉलिंग समवन हु इज P2। ये हो गए आपके स्टेप्स किस चीज के, पेडागोजी के या मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग के। आमतौर से ये पेडागोजी करके आता है कि हर्बर्ट ने मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में पेडागोजी के क्या स्टेप्स दिए हैं। उसके बाद एंड्रागोजी है, जो मालूम है आप लोगों को एडल्ट लर्निंग होती है। ये पार्शियली जो है बच्चे
बच्चों के हाथ में होती है, लर्नर सेंटर्ड होती है, लर्नर डायरेक्टेड होती है, और पार्शियली ये टीचर के हाथ में होती है। यहाँ पे बच्चे डिस्कवरी के थ्रू बातों को सीखते हैं, वो नए नए नॉलेज हासिल करते हैं और इससे वो अपना दिमाग लगाते हैं। यहाँ पे बच्चे क्रिएटिव होते हैं। उसके बाद ह्यूटागोजी। ह्यूटागोजी में क्या था, जो हम जो पीएचडी कर रहे हैं, जो लोग रिसर्चर हैं, ठीक है, या जिंदगी में जब आपका फॉर्मल लर्निंग जो है खत्म हो जाता है, उसके आगे भी जो चीजें आप सीखते हैं जिंदगी में, वो सारी चीजें ह्यूटागोजी के अंदर आ जाती हैं। क्या होता है, ये ऑटोनॉमस है और सेल्फ डिटरमाइंड है, इंसान खुद से सीख रहा है। यहाँ पे एक चीज जो नहीं यहाँ पे मुझे आपको बतानी है, वो है डबल लूप लर्निंग के बारे में। कहते हैं कि डबल लूप लर्निंग जो है वो ह्यूटागोजी का हिस्सा है। क्या है डबल लूप लर्निंग? देखिए, नॉर्मली क्या होता है कि हमारे आगे कोई भी प्रॉब्लम होती है हमें कोई भी प्रॉब्लम दी गई, ठीक है, उसके बाद क्या किया गया, उसका सोल्यूशन बताया गया। हमने जान लिया कि फलाना मसला अगर है तो उसका फलाना हल है। कपड़े अगर चूर हो गए हैं तो उसको हम आयरन कर लेंगे, वो सीधे हो जाएंगे, ठीक है। डेली लाइफ में हम यही सीखते हैं कि एक प्रॉब्लम होगी और उसका सोल्यूशन होगा, है ना। द मोस्ट कॉमन स्टाइल ऑफ लर्निंग इज जस्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। आप चीजों को जो जैसा है उसको वैसे ही सीख लेते हैं। लेकिन ह्यूटागोजी में क्या होता है कि सोल्यूशन पर और प्रॉब्लम क्रिएट की जाती है। यानी कि यहाँ कह रहा है कि व्हाट वी डू एंड व्हाट वी गेट, यानी कि आप जो कोई काम करते हैं और उससे कुछ हासिल होता है आपको, आपने एक काम किया और उससे आपको कुछ हासिल हुआ। लेकिन अब यहाँ पे सवाल की जा रही है कि हम जो करते हैं वो क्यों करते हैं, और हमें जो हासिल होता है वो क्यों हासिल होता है। हमारे कपड़े क्यों चूर होते हैं, आयरन करने से वो क्यों सीधे हो जाते हैं। यानी कि नतीजा जो आपके पास था उस पे आपने फर्दर सवाल किया है और सवाल किया है, उससे एक और नया मसला निकला है। तो वो होता है डबल लूप लर्निंग। यानी कि यहाँ पे आप सिर्फ प्रॉब्लम को फिक्स करने पर जो है आपका काम कंप्लीट नहीं हो जा रहा है, बल्कि आप उसके अंदर के जो असम्पशंस हैं, वैल्यूज, बिलीव्स हैं, आप उसको भी जानने की कोशिश करते हैं। अगर कोई चीज हमें हासिल हो रही है कोई काम करने से, तो वही चीज हासिल क्यों हो रही है और हम इस काम को कर ही क्यों रहे थे, ठीक है ना। वाई वी डू व्हाट वी डू, क्यों हम वो कर रहे हैं जो कर रहे हैं, हमें जो हासिल हो रहा है वो कैसे और क्यों हासिल हो जा रहा है। तो सिंगल लूप लर्निंग में सिर्फ प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है, लेकिन डबल लूप लर्निंग में क्या होता है कि सॉल्यूशन से फिर हम प्रॉब्लम निकालते हैं, ठीक है, और फिर उसका सॉल्यूशन निकालते हैं। यानी कि यहाँ पे लर्निंग होती जाती है। एक लर्निंग यहाँ पर हुई आपको, ठीक है, फिर एक लर्निंग जो है इसके बाद फिर से होगी, फिर इस लर्निंग से आप नया सवाल खड़ा करेंगे, फिर उस लर्निंग से नई लर्निंग होगी। हमारा जो रिसर्च होता है यही होता है ना, कि आपने रिसर्च का एक रिजल्ट निकाला, अगला इंसान आकर के आपके रिजल्ट को पढ़ेगा, फिर उसमें से कोई नया सवाल निकालेगा, फिर उस पर रिसर्च करेगा, उसका रिजल्ट लिखेगा, फिर कोई अगला शख्स जो है फिर उसको पढ़ करके, तो ये एक विशेष साइकिल होता है, चलता ही जाता है, ठीक है। प्रॉब्लम से, सॉल्यूशन से नया प्रॉब्लम निकाल करके नई बात सीखी जाती है। तो इसको क्या कहते हैं हम, डबल लूप लर्निंग। ओके, क्लियर है। पेडागोजी को जो हम इंगेजमेंट भी कहते हैं, क्यों, क्योंकि वहां पर बच्चों को इंगेज किया जाता है किसी काम में, ठीक है, उनको करवाने में उनको इंगेज किया जाता है। एंड एंड्रागोजी जो है इसको हम कल्टीवेशन कहते हैं, यानी कि इंसान के दिमाग में नई आइडियाज, क्रिएटिविटी कल्टीवेट की जाती है। यहाँ पे टीचर सिर्फ पढ़ा करके रटा नहीं हो रहा होता है, बल्कि उनके अंदर अपनी तजस्सुस भी पैदा करवा रहा होता है, कि आप भी सोचें, आप भी कुछ नया काम करें, ठीक है, हम जो बता रहे हैं उससे रिलेटेड। और ह्यूटागोजी जो है वो लेवल है रियलाइजेशन का, यानी कि वहां पे इंसान को एहसास होता है अपनी तरफ से, वहां पे कोई दूसरा इंसान नहीं है यहाँ पर, बल्कि इंसान का इनर रियलाइजेशन है। यानी मोस्ट हाउसफुल होता है इसमें। हाँ, बिल्कुल। पेडागोजी को हम क्या कहते हैं, लीस्ट थॉटफुल। यस। लीस्ट थॉटफुल ये तो यूटेगेजी में रिलीज होता है। किसमें? आपने यानी
सॉरी, मैं समझी नहीं आपकी बात। चले, अ, यहाँ पर जो है डिफरेंस बताया गया है पेडागोजी और एंड्रोगोजी का, जो कि आमतौर से एग्जाम में आता है। पेडागोजी जो है वो टीचर सेंटर्ड है, यहाँ पे डिजाइन फिक्स्ड है, आपका करिकुलम फिक्स्ड है। यहाँ पर टीचर सेंटर्ड ये होता है, और यहाँ पे प्रोसेस जो होती है फ्लेक्सिबल होती है, क्योंकि बच्चों की जरूरियात के हिसाब से टीचर अपना सेट करता है करिकुलम और उसमें तब्दीली लाता रहता है। ये टीचर डायरेक्टेड, यहाँ पे डिसीजन और डायरेक्शन टीचर का होता है। यहाँ पे लर्नर्स को ऑटोनॉमी हासिल होती है कि वो अपने हिसाब से प्रोसेस को चेंज करवा सकते हैं। यहाँ पे टीचर गाइडेंस और मॉनिटरिंग करता है, और यहाँ पे टीचर जो है वो फैसिलिटेट करता है, सपोर्ट करता है और आपकी हौसला अफजाई करता है। फैसिलिटेट यानी सहूलियत मुहैया करना, सपोर्ट यानी कि सहारा देना, और इनकरेजमेंट यानी कि आपको आपकी हौसला अफजाई करना। पेडागोजी में क्या होता है, लर्निंग पैसिव होती है, बच्चा एक्टिव नहीं होता है, वो अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर रहा होता है। यहाँ पे एंड्रागोजी में बच्चों को दिमाग का इस्तेमाल करना होता है, इसलिए वो क्रिएटिव होते हैं। लर्निंग जो है यहाँ पे कह रहे हैं कि फोर वॉल्स के अंदर होती है, यानी कि क्लासरूम में बैठ करके होती है। जबकि एंड्रागोजी में जो है लर्निंग वाइडर सोशल कॉन्टेक्स्ट में होती है, बच्चा सिर्फ क्लास के अंदर नहीं सीख रहा होता है, बल्कि क्लास के बाहर भी वो सीखता है। एंड्रागोजी में क्या करते हैं कि बच्चों को प्रोजेक्ट देते हैं, असाइनमेंट्स देते हैं ना, तो इससे क्या होता है कि वो प्रोजेक्ट असाइनमेंट घर पे जा करके करते हैं, वहां पर वो दूसरे सोर्सेज इस्तेमाल करते हैं, वो दूसरी किताब पढ़ेंगे, इंटरनेट पे कुछ चीज देखेंगे, तो वहां से भी वो सीखेंगे, ना कि सिर्फ जो क्लासरूम में पढ़ाया जा रहा है उतना ही। नॉलेज यहाँ पे गिवन होता है और फिक्स्ड होता है। नॉलेज यहाँ पे दिया जाता है टीचर के जरिए बच्चों को, और वो तयशुदा होता है। जबकि एंड्रागोजी में नॉलेज इवॉल्व होता है, यानी कि उसमें तरक्की होती रहती है मुस्तकिल, और उसको क्रिएट की जाती है। यहाँ पे डिसिप्लिन में फोकस होता है, और ओ सॉरी, यहाँ पे एक डिसिप्लिन पे फोकस होता है, और ये मल्टी डिसिप्लिनरी होता है। यहाँ पे आप मल्टी डिसिप्लिनरी मतलब आर्ट, साइंस, मैथमेटिक्स सारी चीजें पढ़ रहे होते हैं। इसका लीनियर एक्सपोजर इसमें कहा जा रहा है, और इसमें मल्टीपल एंड डाइवर्जेंट एक्सपोजर है। मल्टीपल एंड डाइवर्जेंट एक्सपोजर यानी कि यहाँ पे बच्चे जो है फील्ड ट्रिप में भी जा रहे हैं, वो असाइनमेंट प्रोजेक्ट से भी सीख रहे हैं, क्लास में भी सीख रहे हैं, प्रैक्टिकल्स भी कर रहे हैं। इतनी सारी चीजें जो है वो पेडागोजी में नहीं होती है। असेसमेंट जो है पेडागोजी का छोटा और शॉर्ट होता है, जबकि एंड्रागोजी का कंटिन्यूअस होता है ना। कंटिन्यूअस असेसमेंट को क्या कहते हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट। चलें, ये हो गया हमारा मॉडल्स ऑफ टीचिंग। आगे देखेंगे हम लेवल्स ऑफ टीचिंग। लेवल्स ऑफ टीचिंग किसने दिया था, अलग अलग लोगों ने दिया था, है ना। लेकिन कहते हैं कि मॉरिस एल बिगी जो है, इन्होंने ये बाद में आए थे, ठीक है। चाहे आप हर्बर्ट ले लें, मॉरिसन ले लें और हंट ले लें, इन तीनों के बाद मॉरिस एल बिगी आए, और इन्होंने जो है अरेंज किया इन टीचिंग लर्निंग लेवल्स जो थे, ठीक है, लेवल ऑफ टीचिंग जो थी, इसको अरेंज किया उन्होंने लीस्ट थाउटफुल से थाउटफुल, फिर मोस्ट थाउटफुल में, ठीक है। और उन्होंने साथ ही साथ एक और ऐड किया, उन्होंने एडेड अ लेटर स्टेज, जिसको उन्होंने ऑटोनोमस डेवलपमेंट लेवल कहा, ठीक है, जो कि जिंदगी के बिल्कुल शुरुआत में होता है, ठीक है, जैसे कि बच्चा 1-2 साल का हो। यहाँ पे क्या कहा इन्होंने, स्टूडेंट सेंटर्ड, यानी जो बच्चा होगा ये उसके वो सेंटर होगा अपनी लर्निंग का। और यहाँ पे लर्निंग जो होती है वो नेचुरल होती है, ठीक है, लर्निंग हो जाती है, बच्चे अपने आसपास के एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट करते हैं और चीजों को सीख लेते हैं, दूसरों को देख करके सीख लेते हैं। यहाँ पे कोई टीचर नहीं होता है, कोई फॉर्मल टीचिंग नहीं होती है। और यहाँ पे कहा है मॉरिस एल बेगी ने कि बच्चा अगर खुद से सीखे तो ज्यादा बेहतर है। अगर उसको गाइड किया जाए, उसको बांधा जाए कि नहीं ये चीज पे ध्यान दो, इस चीज पे ध्यान नहीं दो, तो वो निगेटिव होगा, ठीक है ना। टीचर इज अज्यूम टू बी निगेटिव देन पॉजिटिव। अगर कोई इसको गाइड करने की कोशिश करता है तो वो उस पर निगेटिव इम्पैक्ट देगा, और अगर बच्चा खुद से एक्सप्लोर करता है चीजों को, खुद से एक्सपीरियंस करता है, तो वो ज्यादा पॉजिटिव होगा बच्चे के लिए। यहाँ पे कोई लीडरशिप नहीं, कोई डायरेक्शन नहीं है, बच्चा खुद से सीख रहा है।
देखिए, ऑटोनोमस लेवल किसने दिया? मॉरिसेल बिगी ने। और बाकी सारी उन्होंने जो है ये तीन जो दिया गया था इसको ऐड किया और ऐड करके इसमें अपना एक लेवल दिया, और फिर इन्होंने ये कंटिन्यूअम तैयार किया जिसको क्या कहते हैं हम? टीचिंग लेवल लर्निंग फिफ्टी। कंटिन्यूअम। बिल्कुल सही है ना। अच्छा, ये किसने दिया था? मेमोरी लेवल हर्बर्ट ने दिया था। अंडरस्टैंडिंग लेवल। अंडरस्टैंडिंग मॉरिसन। हम्म मॉरिसन। हम्म रिफ्लेक्टिव हंट। रिफ्लेक्टिव हंट ने, हंट। है ना। और ये किन्होंने दिया? मॉरिस ने, मॉरिसन है ना। बिगी। तो इसको किस तरह से याद रखेंगे? ठीक है, मोहर मोहन, इस तरह से याद रखेंगे, याद हो जाएगा। और हमेशा याद रखना है मॉरिस एल बीगी, अगर पूरा नाम आपको याद रहेगा MLB, तो आपको याद रहेगा कि मॉरिस जो थे वो पहले आते हैं। ठीक है ना, छोटा नाम पहले है जी। मॉरिस, और मॉरिसन है जिनका लंबा नाम है वो अंडरस्टैंडिंग लेवल के हैं। तो मोहर और मोहन, इस तरह से हम याद कर सकते हैं। मोहर ठीक है, ऑटोनोमस लेवल, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्टिव। ठीक है, मेमोरी लेवल दिया हर्बर्ट ने। इन्होंने जो है तीन मेजर एस्पेक्ट इसके बताए कि आपको जो है मटेरियल्स को जो है लर्निंग मटेरियल्स को सीखना भी है, और साथ ही साथ उसको रिटेन भी करना है। ठीक है ना, यानी कि स्टोर करना है, इनकोड करना है, यानी कि सीखना है उसको, उसको स्टोर करना है, और फिर रिप्रोड्यूस करना है, यानी कि रिट्रीव करना है या रिकॉल करना है जब आपको उस बात की जरूरत पड़े। ये मेमोरी लेवल का तीन एस्पेक्ट, तीन जरूरी प्रोसेस उन्होंने बताया था। ठीक है, यहाँ पे रोट मेमोराइजेशन होती है, फैक्ट्स को हम याद करते हैं। यहाँ पे लर्नर जो है रिटेन एंड ऑल्सो रिप्रोड्यूस द लर्निंग मटेरियल। ये नॉलेज नॉलेज बेस्ड है, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी जब हम पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कहाँ पर आता है MLT हमारा। इवैल्यूएशन जो है इसमें ओरल रिटेन होता है, ऐसे टाइप नहीं होता है। यहाँ पे लर्निंग प्रोसेस जो है वो आपकी स्टिमुलस रिस्पॉन्स होती है, यानी कि आपको बस एक कोई ऑब्जेक्ट दिया जाता है और उसके उसके टुवर्ड आपको कैसा रिस्पॉन्स करना है ये सिखाया जाता है। यानी कि अगर आप इसको देखेंगे तो कहेंगे ये ए है, अगर अगर इसको देखेंगे तो कहेंगे कि ये एक फ्रूट है। ठीक है ना, यहाँ पे बस स्टिमुलस दिया जाता है और उसको रिस्पॉन्स कैसे करना है, उसका जवाब कैसे देना है, ये बस सिखाया जाता है। अच्छा, एक और यहाँ पे की पॉइंट है ड्रिल। क्वेश्चंस में ये टर्म आता है, ठीक है, टीचिंग ड्रिल। ड्रिल का मतलब होता है रिपीटेशन या प्रैक्टिस टू अटेन प्रोफिशिएंसी, यानी कि किसी भी चीज को रटना। ठीक है, ड्रिल का मतलब होता है रटना चीजों को। तो टीचिंग ड्रिल वर्ड यूज किया गया है मेमोरी लेवल टीचिंग के लिए। यहाँ पे टीचर जो होता है वो स्टेज सेटर होता है, लर्नर पैसिव होते हैं, वगैरह वगैरह सब आप पढ़ चुके हैं। चलें, आगे हम बात करेंगे इफेक्टिव टीचिंग प्रैक्टिस की, यानी कि टीचिंग को इफेक्टिव बनाने के लिए किन किन चीजों की जरूरत होती है। तो यहाँ पे बात किया गया मैक्सिम्स और प्रिंसिपल के बारे में। मैक्सिम्स क्या है? मैक्सिम जो है वो ग्राउंड रूल है, बेसिक रूल, जिसको इस्तेमाल करना ही करना है, यही तरीका है, यही पैटर्न है। ये या फिर कह लें कि ये फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं। और साथ ही साथ क्या है, मैक्सिम्स को जो है वो वक्त के साथ, जरूरत के साथ, हालात के साथ
ये इवॉल्व होते हैं, इनमें तब्दीली तरक्की आती रहती है। ये एक गाइड होता है हमारा फ्यूचर एक्शन और बिहेवियर के लिए कि आगे हम किस तरह से काम करेंगे, कैसे पढ़ाएंगे। ये गाइड प्रोवाइड करता है मैक्सिम उस चीज में। क्या क्या है मैक्सिम्स? पहला ये है, ये कह रहा है कि फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे बता रहा है कि जब हम पढ़ाते हैं, ठीक है ना, जो हम सेट करते हैं ऑब्जेक्टिव के हम कैसे कैसे पढ़ाएंगे, हमारा करिकुलम जो होगा उसका पैटर्न क्या होना चाहिए। तो ये कह रहे हैं कि सिंपल टू कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, यानी कि पहले सिंपल चीजें बताएं, आसान चीजें बताएं जिसको बच्चा कॉम्प्रिहेंड कर सके, समझ सके, है ना। उसके बाद जो है ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीजों पे जाएं। पहले जो है एग्जाम्पल आप डे टू डे दे करके बताएं, ठीक है। उसके बाद वैसी चीजों, कंक्रीट चीजों, एब्स्ट्रैक्ट चीजों के बारे में बताएं जिसको सोचना होगा आपको, जो आपके सामने नहीं होती है, जिसको आप रोजमर्रा की जिंदगी में नहीं देखते हैं। वही है कि फ्रॉम नोन टू अननोन, यानी कि पहले जो आप जान रहे हैं, प्रायर नॉलेज आपकी मैंने चेक की, अब जो आपको पहले मालूम है उसके बारे में हम पहले बताएंगे और उसके एग्जाम्पल्स हम आपको पहले देंगे। और अननोन, जो कि आप नहीं जानते हैं, जिसको आपने नहीं देखा है, उस चीज के बारे में बाद में बताएंगे। ठीक है, जब आप नोन चीज को समझ जाए उसके बाद हम अननोन को आपको समझाने की कोशिश करें। इससे क्या होगा कि आप लिंक बना सकेंगे। अब हम बगैर कम्युनिकेशन पढ़ाए अगर आपको हम टीचिंग पढ़ाने लग जाएं तो क्या होगा कि आप समझ नहीं पाएंगे टीचिंग के प्रोसेस को। ठीक है, अगर आईसीटी पहले पढ़ा दी जाए, आपको पता ही नहीं कि कम्युनिकेशन क्या होता है, टीचिंग क्या होती है, तो क्या होगा कि आप उस बात की मतलब को समझ ही नहीं पाएंगे। तो बेस जो तैयार करना है पहले वो नोन से तैयार करना है, फिर अननोन की तरफ जाना है। फ्रॉम सीन टू अनसीन, यानी कि जिन चीजों को आप देख सकते हैं जो आपके प्रेजेंट में मौजूद हैं, उम, उसको जो हम पहले बताएंगे, और जो माजी की चीजें हैं, जो फ्यूचर में आने वाली चीजें हैं, उसको हम बाद में बताएंगे। ठीक है, जब आप मौजूदा चीजों को, अपने आसपास की चीजों को देख करके समझना सीख लेंगे, यानी कि बच्चा जो लैंग्वेज सीखता है, अल्फाबेट सीखता है, अपने आसपास की चीजों को पहचानना सीखता है, ए फॉर एप्पल, सी फॉर कैट सीखता है, इन सारी चीजों को देख सकता है। लेकिन उसके बाद क्या होता है, आपको मैथमेटिक्स के टेबल बताए जाते हैं, यानी कि वो फ्यूचर में इस्तेमाल की जाने वाली चीजें हैं, आपको नहीं मालूम है कि वो कब इस्तेमाल होंगी, क्या उसका करना है। पास्ट की चीजें आपको कहाँ पे बताई जाती हैं, जो हम ये फिलोसफीज पढ़ते हैं, किसी चीज की हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो ये सारी चीजें गुजरी हुई बातें हैं। तो इनको बाद में बताना है, पहले उन चीजों को बताना है जो अभी मौजूदा की बातें हैं, जिसको आप देख सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं। फ्रॉम कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, यानी कि जो कंक्रीट ऑब्जेक्ट है, जो आपको सामने मौजूद है, जिसको आप छू सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं, पहले उसके बारे में बताएंगे। फिर ख्याली चीजों के बारे में बताएंगे, जो एब्स्ट्रैक्ट चीजें हैं, जिसको आप सोच सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं, मगर देख नहीं सकते हैं। जैसे प्लैनेट्स हैं, प्लैनेट्स को आपने देखा है, नहीं देखा है, वो एक ख्याली बात है। ठीक है, किताबों में इसकी तस्वीर दे दी जाती है महज। तो पहले हम कंक्रीट के बारे में बताएंगे, पहले जमीन के बारे में बताएंगे, आपको सूरज चांद के बारे में बताएंगे, फिर बताएंगे कि सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स होते हैं। फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल, यानी कि पहले एक स्पेसिफिक चीज के बारे में पहले बता दें उसको, फिर बताएं कि इसको कहाँ कहाँ जनरलाइज किया जा सकता है। ठीक है, पहले हम ये बता देंगे कि ये जानवर होते हैं चार पैर वाले, ये परिंदे होते हैं जिनके पंखें होती है, उसके बाद हम उनको बताएंगे कि जानदार क्या होता है और गैर जानदार क्या होता है। फ्रॉम होल टू पार्ट, ये कह रहा है कि पहले एक मुकम्मल चीज बता दीजिए। पहले जैसे कि जब आप चैप्टर शुरू करें तो आप बता दें कि पूरे चैप्टर में आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है। उसके बाद जो है उस चैप्टर का एक एक सेक्शन जो है आप डिटेल में बताएं, लेकिन पहले मुकम्मल खाका उनके सामने पेश कर दें ताकि एक पूरा फ्रेमवर्क, पिक्चर उनके दिमाग में बन जाए। उसके बाद जो है आप उसके छोटे छोटे हिस्सों को बताएं। जेस्टाल्ट में हम पढ़ेंगे, जेस्टाल्ट फिलोसफी में उन्होंने कहा था कि होल इज मोर देन सम ऑफ इट्स पार्ट, यानी कि किसी भी चीज को जब हम मुकम्मल तौर पे देखते हैं, परसीव करते हैं, तो उससे जो माना निकलता है उससे हम ज्यादा समझते हैं। ठीक है ना, बनिस्बत इसके कि जब आपको टुकड़े टुकड़े में कोई चीज पेश की जाए। अगर हम आपको कंसेप्ट एक बार में बताते हैं, फिर ऑब्जेक्टिव एक बार में बताते हैं, इवेल्युएशन एक बार में बताते हैं, तो उससे जो आप समझते हैं, उसको जो आपको कनेक्ट करने में मेहनत लगती, कुछ चीजें समझते हैं, नहीं समझते, वो ज्यादा मुश्किल होता। जबकि बनिस्बत इसके कि मैंने आपके सामने पूरा चैप्टर पेश कर दिया कि ये पूरी चीज है। ठीक है, उसके बाद जो है जब हम आपको टुकड़े टुकड़े में पढ़ाएंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो ये कह रहे हैं कि जब कोई भी चीज मुकम्मल हमारे सामने होती है उसका मीनिंग हमें ज्यादा समझ में आता है।
उसके बाद है इनडेफिनिट टू डेफिनिट, ठीक है, यानी कि क्या कहते हैं डेफिनिट को, सॉरी खास सॉरी खास कहते हैं, खास डेफिनेट पर्टिकुलर एक अच्छा, आम हाँ खास कोई भी बोलते हैं उसको उर्दू में। हम्म, किसी भी खास चीज के बारे में पहले फ्रॉम इनडेफिनिट टू डेफिनिट, ओके मैं भूल गई, मैं इसे आम बाद में चीजों बता से दूंगी, खास ओके। चीजों से। अच्छा, आम चीजों से खास चीजों के बारे में, ठीक है। कॉमन। यानी कि पहले जो है आपको हम एक ओवरऑल नक्शा पेश कर दें पूरा कि क्या है, उसके बाद पर्टिकुलर चीजों के बारे में बताएं। मुझे नेम टू क्लैरिफाई द डाउट्स ऑफ स्टूडेंट, सॉरी मैं आपको बाद में बता दूंगी, ओके। अगला देखेंगे हम साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल, ठीक है। कह रहे हैं कि इनिशियल स्टेज में जो है साइकोलॉजिकल ऑर्डर जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और जो बड़े लोग हैं उनके लिए लॉजिकल ऑर्डर ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यानी कि पहले बच्चों को वो चीज सिखाई जाए जिसको वो देख सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं, ठीक है ना। साइकोलॉजिकल से मुराद ये है कि जो उनकी जहनियत उनके अक्ल के मुताबिक हो, और लॉजिकल वो होता है जहां पे आप अपनी लॉजिकल रीजनिंग लगाते हैं, जहां पे आप अक्ल का इस्तेमाल करते हैं कि अगर फला चीज ऐसी होती है तो उसके साथ ये काम भी किया जा सकता है ना। ये जो एब्स्ट्रैक्ट चीजों के बारे में सोचना होता है जो हमारे सामने मौजूद नहीं है, जहां पर हमको चीजों को एसोसिएट करके जोड़ करके एक नया माना निकालना होता है, वो सारी चीजें होती हैं लॉजिकल। तो जो लॉजिकल बातें होती हैं उसको बाद में बताएं, पहले जो ऑब्वियस बातें हैं जो कि हमारे जहन के मुताबिक होती है, जो कि हमें लगती है कि ये चीज तो ऐसी ही होंगी, तो उस चीज को हम पहले बताएंगे। वही कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट वाली बात है। उसके बाद है एनालिसिस टू सिंथेसिस। एनालिसिस कहते हैं किसी भी चीज के पार्ट की स्टडी को, ठीक है ना, किसी चीज के अलग अलग पार्ट्स की स्टडी को। तो ये कह रहे हैं कि किसी भी चीज का पार्ट्स क्या होता है, प्रोसेस क्या होता है, पहले उसको हम बता देंगे, ठीक है। उसके बाद जो है हम सिंथेसिस के बारे में बताएंगे। सिंथेसिस क्या होता है, कनेक्टिंग द नॉलेज एक्वायर्ड थ्रू एनालाइजिंग द पार्ट। यानी कि जब आप इन पार्ट्स को पढ़ने के बारे में जो चीजें समझे हैं उसको बनाएंगे कैसे, ये सिंथेसिस। यानी कि सिंथेसिस कहते हैं किसी भी चीज के प्रोसेस को, ठीक है, मेकिंग प्रोसेस को। एक चप्पल में क्या क्या चीजें होती हैं, उसमें सोल होता है, ऊपर में उसके फीते होते हैं, ठीक है, उसको पेंट किया जाता है। ये सारी चीजें आप पहले बता दें, फिर जो है उनको बनाना बताएं कि ये कैसे बनता है, इसको काटा जाता है, इसमें फीते डाले जाते हैं, या उनसे ये चीजें करवाएं। तो आप किसी भी चीज के स्ट्रक्चर को पहले बता देंगे, उसके क्या क्या कंपोनेंट्स, उसके क्या क्या जुज हैं, ये पहले बता देंगे, फिर हम उसको बताएंगे कि आपस में कैसे जुड़ते हैं और आपस में ये किस तरह से काम करते हैं। ये हुआ आपका एनालिसिस टू सिंथेसिस, ठीक है। उसके बाद है फॉलो नेचर। ये कह रहे हैं कि स्टूडेंट जो होता है उसकी फितरत पे गौर की जाए और हर बच्चे को उसकी फितरत के एतबार से एजुकेट किया जाए, ठीक है ना। एजुकेशन ऑफ पीपल अकॉर्डिंग टू हिज नेचर। उसके बाद है ट्रेनिंग ऑफ सेंसेस। ये कह रहे हैं कि एजुकेशन में जो है हमारे पांचों सेंस की ट्रेनिंग की जाए। पांच सेंस क्या है हमारे, आंखों से देखना, कान से सुनना, जुबान से चखना, नाक से सूंघना और चमड़े से सूंघना, सॉरी महसूस करना। तो एजुकेशन का ये प्रिंसिपल है कि हमारे पांचों सेंसेस को पहले ट्रेन किया जाए। मॉन्टेसरी और फ्रोबेल ने इस बात पर जोर दिया था, अगर आपको याद हो। उसके बाद है इनकरेजमेंट टू सेल्फ स्टडी, के बच्चों को आपने अपनी तरफ से तो पढ़ा दिया, क्लास में पढ़ा दिया, इसके साथ साथ जो है उन्हें सेल्फ स्टडी के लिए इनकरेज किया जाए, ठीक है, कि वो घर जाकर के खुद से भी पढ़ें, अपने आसपास की चीजों को जब वो एक्सपीरियंस करें तो उनसे खुद भी कुछ सीखें, कुछ नॉलेज हासिल करें। तो ये सारे थे हमारे मैक्सिम्स। समझ आ गए हैं सबको? यस मैम। ओके, अगला है हमारा प्रिंसिपल। प्रिंसिपल और मैक्सिम में फर्क क्या है?
दोनों प्रिंसिपल लगभग के सेम ही अंदर होते हैं। होता मैक्सिम जो होता है वो प्रिंसिपल के अंदर आता है, ठीक है। प्रिंसिपल जो मैक्सिम जो होते हैं वो बेस्ड होते हैं प्रिंसिपल्स पर। इट इज क्लोजली रिलेटेड टू मैक्सिम। दो किस्म के प्रिंसिपल दिए गए हैं, एक है जनरल प्रिंसिपल और दूसरे हैं साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल। जनरल प्रिंसिपल जो है वो पहले हम देखेंगे। ये कह रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन। ये कह रहे हैं कि एक इंसान का डेवलपमेंट जो होता है उसका डायरेक्शन के बारे में बात की गई है। कह रहे हैं कि एक इंसान का डेवलपमेंट किस डायरेक्शन में होता है। फिजिकल डेवलपमेंट की बात कह रहे हैं, हाथ पैर सर पैर के बारे में। उस वो जो है हमारे टीचिंग को इन्फ्लुएंस करती है। किस तरह से, इन्होंने कहा है कि एक सिफेलो काउडल होता है और दूसरा होता है क्या, प्रॉक्सिमो डिस्टल। ये एक शख्स है, ठीक है। सर से पैर की तरफ जो ग्रोथ होता है उसको हम कहते हैं सिफेलो काउडल, ठीक है। और जो उसके सेंटर से बाहर की तरफ ग्रोथ होता है उसको कहते हैं हम प्रॉक्सिमो डिस्टल। इस तरह से आप समझे कि एक बच्चे का जब ग्रोथ हो रहा होता है तो वो किस तरह, सॉरी सॉरी, एक बच्चे का जब ग्रोथ हो रहा होता है तो उसकी हाइट एक बार बढ़ती है, ठीक है ना। उसका पैर लंबा होगा, उसका धड़ लंबा होगा, उसका सर ऊंचा होगा। और दूसरा जो उसका ग्रोथ हो रहा होता है वो इस तरह से होता है कि उसका जो सेंटर है, जो उसका हार्ट है, ठीक है ना, जहाँ पे फेफड़े हैं और उसकी हाथ की उंगलियां जो है, ठीक है, वो उस तरफ से डेवलपमेंट होता है कि हाथ की लंबाई, जो आपका कांधा है और उंगलियां हैं, उसकी लंबाई अलग होती है। उसका डेवलपमेंट ग्रोथ अलग होता है। और जो सर से पैर की लंबाई होती है उसका ग्रोथ अलग होता है। जैसे कि आप बच्चे में ये देखेंगे कि एक बच्चा जब बेंड होगा तो वो अपने सर से जो है अपने पैर के अंगूठे को छू सकता है। लेकिन अगर आप बेंड हो गए कमर की तरफ से तो आपको अपना हाथ लंबा करना होगा अपने अंगूठे को छूने के लिए। क्यों? क्योंकि आपका जो सिफेलो काउडल है वो ज्यादा ग्रो होता है बनिस्बत आपके प्रॉक्सिमो डिस्टल के, ठीक है। तो उस वक्त उनका ये चीज छोटा होता है, ये जिस्म जो होता है उनका छोटा होता है, तो वो अपने मुंह से अपने अंगूठे के नाखून चबा रहे होते हैं। तो वही ये कह रहे हैं कि एक बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट जिस तरह से होता है वो इफेक्ट करता है हमारी टीचिंग को। क्यों? आप बच्चे को चलना सिखाएंगे, मुख्तलिफ एक्टिविटीज करना सिखाएंगे। हाथ से अगर आप उसको कुछ करना सिखाएंगे तो उसके हाथ में ताकत तो होनी चाहिए, उसमें बैठने की ताकत तो होनी चाहिए। बहुत सा काम बच्चे ऐसे हैं जो अ, कहीं हाइट पे पहुंच नहीं सकते हैं, ठीक है ना, सीढ़ियों को नहीं चढ़ सकते हैं बच्चे। तो ये सारी लिमिटेशंस किस वजह से होती है? फिजिकल ग्रोथ की वजह से। और बहुत सारी आसानी होती है बच्चों को उनके बॉडी शेप की वजह से, बॉडी ग्रोथ की वजह से। तो इसको ध्यान में रखना होता है जब हम अपना टीचिंग करिकुलम तैयार कर रहे होते हैं। अगला जो है वो है प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी, यानी कि लर्निंग बाय डूइंग, जो कि फ्रोबल ने कहा था कि बच्चों को जो है काम करके सीखना उनके लिए ज्यादा आसान और बेहतर होता है, ठीक है। जैसे कि स्टूडेंट को अगर आप चार्ट या मॉडल बनाने के लिए कहें, जब हम उनको पहाड़ों के बारे में बता रहे हैं तो हम कहेंगे चलें आप पहाड़ का एक मॉडल बना करके लाएं, ठीक है। ग्लोब का मॉडल बच्चों से बनवाया जाता है ना। जब सोलर सिस्टम पढ़ाया जाता है, सोलर सिस्टम का मॉडल बनवाया जाता है। तो कह रहे हैं कि अगर मॉडल्स के थ्रू आप पढ़ाएंगे बच्चों को तो वो उन्हें ज्यादा समझ में आएगा। उसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि बच्चों में इंटरेस्ट पैदा करके जो है बच्चों को ज्यादा अच्छे तरीके से पढ़ाया जा सकता है। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को बढ़ाया जा सकता है और इफेक्टिव बनाया जा सकता है बच्चों के अंदर चीजों के को लेकर के इंटरेस्ट डेवलप करके, ठीक है। सो प्रिंसिपल ऑफ लिंकिंग विथ लाइफ, यानी कि आप जो भी उन्हें बता रहे हैं उसको उनकी जिंदगी के पहलू से जोड़ते चलें। यानी कि वो जो भी अपने आसपास एक्सपीरियंस करते हैं उनकी जो प्रायर नॉलेज है उससे अटैच करेंगे आप अभी के नॉलेज को, उससे मिलाएंगे, उनको एग्जाम्पल्स देंगे, तो उससे उन्हें ज्यादा समझ में आएगा, ज्यादा लर्निंग होगी। प्रिंसिपल ऑफ डेफिनिट एम, यानी कि दिस इज इम्पोर्टेंस ऑफ ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ टीचिंग रिसोर्सेज। यानी कि आपके पास जो भी टीचिंग एड मुहैया है, आपको जो वक्त दिया गया है, होता है ना कि हफ्ते में 5 दिन क्लास होगी, 1 1 घंटे क्लास होगी, तो ये सारी चीजों जो है इसका मैक्सिमम इस्तेमाल कैसे हो सकेगा? अगर आप एक गोल सेट कर लेंगे, अगर आप एक पैटर्न सेट कर लेंगे पूरा कि हमको इस दिन इतना पढ़ाना है, तो प्रिंसिपल ऑफ डेफिनेट एम कह रहा है कि आप एक तय कर लीजिए अपना एम। इससे आप जो है
डिफरेंसेस हैं, जो अलग अलग शख्सियत है उनकी, उसको पहचानना जरूरी होता है टीचिंग के लिए। सो द प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन, यहाँ पे ये बात कही जा रही है, मैंने पहले भी आपको बताई है कि नॉलेज जो है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, ठीक है, वो एक्सपैंड हो रहा है नॉलेज। हर रोज जो है नई रिसर्चेस हो रही है, नए रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो क्या करना है कि टीचिंग के दौरान जो है हमने इस एक्सपैंडिंग नॉलेज को ध्यान में रख करके अपने कंटेंट को बनाना है, ताकि आपका जो भी सब्जेक्ट और कंटेंट है वो अपडेटेड हो, ठीक है, वो रेलिवेंट हो अभी के टाइम से। यानी ये नहीं कि अभी के टाइम पे जो हम 60 साल पुरानी चीजें पढ़ा रहे हैं और जो नई खोज नई चीजें अभी के मौजूदा वक्त की है उसको हम शामिल नहीं कर रहे हैं। प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग, के टीचिंग जो है वो प्लान होनी चाहिए, एक टाइम बाउंड ऑब्जेक्टिव हो कि इतने वक्त में आपको इतनी चीजें पढ़ा देनी है, सिस्टमैटिक तरीका हो ताकि आप रिसोर्सेज का पूरा इस्तेमाल कर सके एक गिवन टाइम के अंदर, लिमिटेड टाइम के अंदर। प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन, ये कह रहे हैं कि सब्जेक्ट जो है आपका उसको आप अलग अलग यूनिट्स में बांट दें, ठीक है, और यूनिट्स इस तरह के हों कि वो एक दूसरे से एसोसिएशन हो उनके दरमियान में, ठीक है, वो एक दूसरे से कंप्लीटली डिफरेंट ना हो। तो यूनिट्स में बांट करके जब आप पढ़ाएंगे तो उससे लर्निंग ज्यादा आसान होगी। प्रिंसिपल ऑफ रिवीजन, यानी कि जो भी आप पढ़ा रहे हैं उसको रिवाइज करवाएं, रिपीट करवाएं, ताकि नॉलेज जो है वो जहन में पुख्ता हो जाए। प्रिंसिपल ऑफ क्रिएशन एंड रिक्रिएशन, यहाँ पे कह रहे हैं कि क्लासरूम का एनवायरनमेंट जो है वो क्रिएटिव होना चाहिए, ठीक है, एक ही तरह की चीज हर रोज बता रहे हैं, एक ही पैटर्न है, क्लास में आ रहे हैं, लेक्चर दे रहे हैं, ब्लैक बोर्ड पे बातें लिख रहे हैं और चले जा रहे हैं, नहीं, आप नए नए काम करवाइए, नई नई एक्टिविटीज बताइए, ताकि बच्चों के जहन में कुछ नया काम करने की ख्वाहिश पैदा हो, ठीक है ना। इंटरेस्ट कैसे बनेगा, वो क्रिएशन एंड रिक्रिएशन से। प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेटिक डीलिंग, यहाँ पे कह रहे हैं कि स्टूडेंट्स को जो है प्लानिंग और एग्जीक्यूशन जो होता है डिफरेंट एक्टिविटीज का, उसमें इन्वॉल्व करें, उनसे पूछें कि हम क्या कर सकते हैं, आज हम इस चीज को जो है इस कंसेप्ट को हमने पढ़ा है, इससे रिलेटेड हम क्या एक्टिविटीज कर सकते हैं, बताएं आप। जब वो बताएं तो उनके साथ मिल करके वो काम करें, इससे क्या होगा, स्टूडेंट्स के अंदर कॉन्फिडेंस भी डेवलप होगा और साथ ही साथ सेल्फ रेस्पेक्ट भी होगा एक दूसरे को लेकर के। ये थी हमारी प्रिंसिपल जो कि जनरल प्रिंसिपल्स हैं। इसके बाद है साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल, ये कह रहा है मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट, यानी कि बच्चों को आप क्लास से पहले जो है मोटिवेट करें, ताकि उनके अंदर ख्वाहिश जगे चीजों को पढ़ने की, उस चीजों को समझने की, ठीक है। कह रहा है कि हर शख्स जो होता है वो साइकोलॉजिकली डिफरेंट होता है, ठीक है, तो उनको अलग अलग तरीके से जो आप मोटिवेट कीजिए, उनकी नीड्स को समझिए, उनकी जरूरियात को समझिए, क्योंकि मोटिवेशन जो होता है वो जरूरत से उभरता है। आपके अंदर पानी पीने की मोटिवेशन तभी होगी जब आपको प्यास लगी, आपको प्यास न लगी और कोई कहे कि उठो पानी पी लो, तो आपको वो खामखा काम करे लगेगा और आपके अंदर बिल्कुल भी ख्वाहिश नहीं होगी कि आप उठ करके मेहनत करें और पानी पीने जाएं। तो बच्चों की नीड्स को समझ करके उस हिसाब से उनको मोटिवेट किया जाए, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ रिक्रिएशन, कह रहे हैं कि रिक्रिएशन क्या होता है, जो लंच ब्रेक होता है ना हमारा, ठीक है, रिसेस जिसको कहते हैं, तो उसके इम्पोर्टेंस को समझिए। क्यों? क्योंकि बच्चे जो है लंबे लंबे क्लास करके जो है वो थक जाते हैं, तो इससे ताकि उनके अंदर मोनोटोनी, बोरियत ना पैदा हो और वो उनका दिमाग थोड़ा सा साफ हो, खुले और वो चीजों को अच्छे से समझ सके, इसलिए रिक्रिएशन पे फोकस किया गया है, जो कि जिसको हम रिसेस या लंच ब्रेक कहते हैं, ठीक है। दो क्लास के दरमियान में 5 मिनट का वक्त दीजिए बच्चों को। प्रिंसिपल ऑफ रिपीटेशन एंड एक्सरसाइज, यानी कि जो भी आप सिखा रहे हैं उसको बार बार करवाइए, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ इनकरेजिंग क्रिएटिविटी एंड सेल्फ एक्सप्रेशन, बच्चों को अ, हौसला अफजाई कीजिए उनकी, ताकि जब वो नया काम कोई कहे करें, नई आइडिया कोई दें, तो उनको इनकरेज कीजिए। इससे क्या होगा कि उनके अंदर जो ख्यालात है, बात है, उसको वो कहने के लिए मोटिवेटेड होंगे और वो नई नई चीजों को क्रिएट करने के लिए मोटिवेटेड होंगे, ठीक है ना। सेल्फ एक्सप्रेशन उनके अंदर डेवलप किया जाए और क्रिएटिविटी डेवलप की जाए, इसके लिए उनकी हौसला अफजाई जरूरी है। प्रिंसिपल ऑफ सिंपैथी एंड कोऑपरेशन, बच्चों से हमदर्दी से पेश आइए, उनके मसले को समझिए, ठीक है ना। और कोऑपरेशन का ये कह रहे हैं कि अगर उनका कोई मसला है तो उसको साथ मिल करके उनका हल कीजिए, ना कि उनको फटकार दीजिए।
प्रिंसिपल ऑफ री यानी कि बच्चों को वक्त बे वक्त जो है इनाम दिया जाए, रिवॉर्ड दिया जाए उनकी एक्टिविटीज के एतबार से। प्रिंसिपल ऑफ रीमीडियल टीचिंग यानी कि जब इवेलुएशन करें आप, तो इवेलुएशन के बाद जो चीजें नहीं समझ में आई हैं, ठीक है, जैसे मैं आप लोगों को कहती हूँ कि आप प्रैक्टिस करें, जो कंसेप्ट, जो जिस क्वेश्चन में आप फंस रहे हैं, जो कंसेप्ट आपको नहीं समझ में आ रहा है वो आप फिर से पूछें। तो जब मैं उसे फिर से बता दूंगी तो उसे रिमीडियल टीचिंग कहते हैं, जो किसी भी प्रॉब्लम के रिमीडी के लिए होता है। ये हो गए आपके साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स। समझ गए हैं ये सारा? यस मैम। ओके, चलें, ये बस लास्ट है हमारा। इफेक्टिव टीचिंग बिहेवियर कह रहे हैं कि इफेक्टिव टीचिंग को इफेक्टिव बनाने के लिए 3 चीजें खास तौर से कही गई हैं। पहला है टीच फॉर अंडरस्टैंडिंग रादर देन एक्सपोजर, यानी कि बच्चों को जो है आपने बहुत सारी चीजें नहीं बतानी है, ठीक है। एक्सपोजर का ये मुराद है यहाँ पे कि मैंने आज आपको कंसेप्ट भी बता दिया टीचिंग का, आज मैं आपको लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स भी बता दूं, इवैल्यूएशन बता दूं, लेकिन सबका जो है थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू दूं, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपको बहुत सारे कंसेप्ट के बारे में तो मालूम हो गया, लेकिन उस चीज का इन डेप्थ नॉलेज नहीं हो सका कि टीचिंग का कंसेप्ट जो उसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, लेवल, मॉडल, ऑब्जेक्टिव, ये सारी चीजें मैंने आपको नहीं बताई। तो कह रहे हैं कि अंडरस्टैंडिंग डेवलप कीजिए, इन डेप्थ चीजों को पढ़ाइए, ठीक है। ना कि सतही तौर पर आप बहुत सारी चीज बता दें, बल्कि एक कंसेप्ट उठाएं और उसको गहराई से बताएं, उसका इन डेप्थ नॉलेज दें आप, ठीक है। ये आपके इफेक्टिव टीचिंग के लिए जरूरी है। दूसरी चीज है एक्सप्लिसिट इंस्ट्रक्शन, ठीक है, कि बच्चों को आप जो भी कह रहे हैं उसको बिल्कुल साफ साफ तौर पर इंस्ट्रक्शन दें और उनको चीजों को रिपीट करना सिखाएं। और ये कह रहे हैं कि रेशनल समझाएं, जब जो कोई भी टॉपिक जो आपको पढ़ाई जा रही है तो हम आपको बता दें कि इस ये आप क्यों पढ़ रहे हैं, इससे आप क्या सीखेंगे। तो जब एक शख्स को पता हो कि हम ये क्यों कर रहे हैं, इससे हमको क्या फायदा होगा, तो इससे लर्निंग जो होगी वो ज्यादा होगी, ठीक है। तो इफेक्टिव टीचिंग के लिए जरूरी है कि एक्सप्लिसिट इंस्ट्रक्शन हो, आपको बता दें कि आप ये क्यों पढ़ रहे हैं, रेशनल बिहाइंड देम जो है आपके कंटेंट का, आपके सब्जेक्ट का जो रेशनल है, मकसद है, उसको बता दी जाए। और देयर शुड बी कनेक्टिविटी बिटवीन न्यू मटेरियल एंड अर्लियर लर्न, वही कि अभी जो हम आपको पढ़ा रहे हैं उसको आपके प्रायर एक्सपीरियंस से हम जोड़ करके बताएं। उसके बाद है स्कैफोल्डेड इंस्ट्रक्शन। स्कैफोल्ड क्या होता है? घर बनाते हैं ना, घर जो बनता है उसके बगल में भाड़ा लगता है ना, वो बांस का, वो सीढ़ी जैसी बनाई जाती है, एक सपोर्ट होता है जिसके थ्रू क्या होता है, मजदूर ऊपर चढ़ते हैं, पेंट करते हैं, पुताई करते हैं, वगैरह वगैरह। तो इसी को, इसी भाड़ा जो होता है ना, ये बांस वाला सपोर्ट, इसी को कहते हैं स्कैफोल्ड, ठीक है। तो स्कैफोल्ड का मतलब जो है यहाँ पे वो सपोर्ट है, ठीक है। और इसका लफ्जी मीनिंग जो होता है वो ये चीज होती है जो किसी चीज को सपोर्ट करने के लिए बनाई जाती है। सॉरी, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में जो सपोर्ट करने के लिए सीढ़ी जैसा बनाया जाता है उसको इसका फोल्ड कहते हैं। तो कहा जा रहा है कि इफेक्टिव टीचिंग के लिए जो है, शुरू शुरू में जब आप पढ़ाना शुरू कीजिए तो उस वक्त तो आप बच्चों को पूरा सपोर्ट दीजिए, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे बच्चे सीखते जा रहे हैं चीजों को, सपोर्ट जो है वो कम करते जाइए। जैसे कि मान लें कि आज मैंने आपको पढ़ाया, आज मैं कोई सवाल आपको देती हूँ, तो मैं क्या करती हूँ, पूरा क्वेश्चन समझाती हूँ, सारे ऑप्शंस का मीनिंग बताती हूँ, है ना। तो इतना सपोर्ट मैंने किया, तब जाकर के आप एक क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। तो जैसे जैसे आप इस चीज को प्रैक्टिस करते जाएं, वैसे वैसे मैं अपनी तरफ से क्वेश्चन को समझाना, ऑप्शन को समझाना कम करती जाऊं, ताकि आप अपना एफर्ट ज्यादा डालें। उससे क्या होगी कि लर्निंग ज्यादा अच्छी होगी, ठीक है। ये हो गया आपका इफेक्टिव टीचिंग बिहेवियर। समझ आ गया सब कुछ?